Hello everyone, welcome here. Today we'll start our next video of this chapter mole concept और ये रहेगा इम्पोर्टेंट नीट जेईई और 11th क्लास के लिए। आज अपन बात करेंगे इस थर्ड लेक्चर के अंदर स्टोइक्योमेट्री के बाद में अपन बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स की और उसके बाद में अपन बात करेंगे परसेंटेज यील्ड की और साथ में अपन लास्ट में बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी की भी और इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करता है। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं अपन अपनी स्टोइक्योमेट्री से। पिछली क्लास तक अपन ने जो भी किया आई होप आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। क्यों? क्योंकि मोल सीखने का सबसे एक जो बेसिक फंडा है वो सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आज अपन बात करते हैं स्टोइक्योमेट्री से। स्टोइक्योमेट्री होती क्या है? सबसे पहली बात, स्टोइक्योमेट्री बहुत इजी होती है। और क्या होती है? ना इजी तो होती है बट साथ में स्टोइक्योमेट्री बोलते किसे हैं? अपन लेते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे अपन ने ले ली 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ये अपने पास अपनी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? Mg2 है, इसमें भी Mg2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब ये रिएक्शन बैलेंस है और इसका जो ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या होगा? 2:1:2। ठीक है, जो ये अपने पास आता है इसी को अपन नाम देते हैं स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री क्या होगी? इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 2। यही होती है किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन के जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही स्टोइक्योमेट्री होती है उस रिएक्शन की। और जो ये कोफिशिएंट होते हैं इनको अपन नाम देते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या नाम देते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अपन लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं। दी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ reactants and product in any balanced chemical reaction is called stoichiometric coefficients। ठीक है, समझ में आ गया स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? स्टोइक्योमेट्री होती है जो भी ये अपने पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, इनका जो अपन रेशियो लेते हैं इसी को अपन बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। और जो ये कोफिशिएंट्स का रेशियो लेते हैं और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये होते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और इनके रेशियो को अपन बोलते हैं उस रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, इजी है। अब बात आती है कि स्टोइक्योमेट्री हम पढ़ते क्यों है, काम क्या आएगी हमारे मोल कॉन्सेप्ट में, इसका क्या रोल रहने वाला है, तो वो चीज अपन देखेंगे यहाँ पे। जो अपनी ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, ये रेशियो मोल्स का रेशियो भी हो सकता है उस रिएक्शन में, वॉल्यूम का भी हो सकता है और नंबर का भी हो सकता है और प्रेशर का भी हो सकता है, उसकी भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, बात आती है यहाँ पे अपन मोल कॉन्सेप्ट में इन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ये मोल्स का भी रेशियो हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है और नंबर का भी हो सकता है। और क्या ये मास का भी हो सकता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपन एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं। अगेन Mg 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब बहुत सिंपल है। इसके सबसे पहले कोई भी रिएक्शन दिखे उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है ऐसे करके। क्या है इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स? 2:1:2।
ठीक है। अब अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मोल में मेरे को यहाँ पे इसके गिवन हो, जैसे 10 मोल गिवन हो, इसके mg के, तो यहाँ से अब मेरे से पूछ ले इसके कितने मोल्स होंगे, इसके कितने मोल्स होंगे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो होता है वही मोल्स का भी रेशियो होता है, वॉल्यूम का भी होता है, नंबर का भी होता है। कैसे? यहाँ पे 2 mg से एक ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, तो 10 मोल ऑक्सीजन से कितना बनेगा, मतलब अगर यहाँ पे ये मोल्स का रेशियो मान लो, यहाँ पे अगर मोल्स की बात की तो ये अपन मोल्स का रेशियो ले लेते हैं कि जैसे 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल से कितना बनेगा, हाफ, और 10 का हाफ कितना होता है, 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 मोल और 2 फॉर्म होगा, काम आ रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2 मोल से इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 mgO के, तो 1 से भी कितने बनेगा, 1, और 10 मोल से भी कितने बनेंगे, 10 मोल। मैं मोल्स का रेशियो भी कंपेयर कर सकता हूँ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। अगर मेरे को यहाँ पे नंबर गिवन होता, ठीक है, जैसे इसके 10 गिवन होते हैं, तो 10 से इसके कितने बनते हैं, 2 से कितना बन रहा है, 1, मतलब 1 से कितना बनेगा, हाफ, तो 10 से कितना बनेगा, 5। इसके 10 से इसके 10 ही बनेंगे। वहीं अगर गैस की बात कर रहे होता है, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं अपन किसके लिए, गैस के लिए, तब अपन क्या लिखते हैं कि अगर यहाँ पे 10 ml वॉल्यूम दे रखी हो गैस की, तो मेरे को अगर इसकी और इसकी वॉल्यूम बतानी होती तो मैं कैसे बताता, अगेन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट काम में लेता, 2 से बनता है 1, मतलब इसके 2v से ये 1v बनता है, तो 1v से कितना बनेगा, हाफ v, तो 10 ml से कितना बनेगा, 10 का हाफ विच इज 5 ml, और ये 2 से 2 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा, 10 ml। क्लियर इतने से बात। अब हम चलते हैं थोड़े अंधेरे की ओर। अंधेरे में हम क्या देखेंगे, अपने पास था 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO। अपन मोल्स का रेशियो ले रहे थे, वॉल्यूम का भी ले रहे थे, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से बता रहे थे, और नंबर का भी बता रहे थे। बट क्या अपन मास का रेशियो बता सकते हैं, इससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 2 1 2 से। तो जैसे इसका मान लो मास दे रखा हो मेरे को, कुछ भी मान लो, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 10 ग्राम, तो क्या इसका 5 ग्राम बनेगा और इसका 10 ग्राम बनेगा क्या, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपन मास से मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास, mg का मोलर मास डिफरेंट होगा, O2 का मोलर मास डिफरेंट होगा, और mgO का मोलर मास डिफरेंट होगा। जब इन सब के मोलर मास अलग अलग होंगे तो इनका रेशियो, मोल्स का रेशियो कभी सेम नहीं आ सकता, इसलिए अपन मास को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं उजाले की ओर। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछ रखा है, इफ प्योर 500 ग्राम पीस ऑफ मार्बल अंडरगो, मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है ये, अंडरगो कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका कंप्लीटली थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन हाउ मेनी ml ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड एट STP, STP पे कितनी वॉल्यूम बचे बनेगी किसकी, CO2 की। और अपन को ये भी बताना हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉलिड रेजिडुअल विल बी ऑब्टेन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। जब ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है इसका, तब ये सॉलिड होता है, तो ये किस में फॉर्म होता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, क्या ये सबसे पहले अपन को चेक करना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे अपन को गिवन डेटा क्या है,
प्योर 500 ग्राम मार्बल, मतलब जो ये CaCO3 है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 500 ग्राम। अपन को बताना है ये कितना बनेगा एट STP, इसकी वॉल्यूम बतानी है अपन को। वो कैसे बताएंगे? सबसे पहले अपन मास दे रखा हो, वेट दे रखा हो, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट किसको कर सकते हैं? मोल्स को कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले इसके वही अगेन बात है, अपन को मोल्स निकालना है। तो यहाँ पे 500 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 100। इन सब का ऐड करेंगे, इसका है 16, 12, 20, ठीक है, मतलब 40 हो जाएगा। तो ये कितना होता है? 5 मोल। अब मेरे को ये बताना, इसके ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखना, इसके 1 मोल से CaO का 1 मोल बन रहा है और CO2 का भी 1 मोल बन रहा है। तो 5 मोल से CaO सॉरी CO2 कितनी फॉर्म होगी? 5 मोल। मतलब अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास CO2 मोल ऑफ CO2 मुझे पता है कितने? 5 मोल्स। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था? मेरे को वॉल्यूम पूछी थी, ठीक है। वॉल्यूम कैसे बताते हैं? STP पे मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करने का अपने पास क्या मेथड होता था? मल्टीप्लाई करते थे किससे? 22.4 से। जब अपन इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो अपना जो आंसर निकल के आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है? कहाँ पे है? हाउ मेनी ml ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड एट STP, अपन को मिलीलीटर में बताना है। यहाँ से वॉल्यूम किस में कैलकुलेट होती थी? लीटर में। तो अपन पॉइंट हटा देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कुछ इस तरह से आएगा, 5 मल्टीप्लाई 22400, और यही अपना आंसर होगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP या फिर NTP, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड पार्ट के अंदर अपन को क्या पूछा था? हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉलिड रेजिडुअल विल बी ऑब्टेन। सॉलिड रेजिडुअल यहाँ पे कौन सा बचेगा? CaO वाला। अगेन यहाँ पे CaO के भी कितने बन रहे थे? 5 मोल। और अपन को ये ग्राम में बताना है, तो कैसे बताएंगे? मोल्स ऑफ CaO कितने थे? 5। और अपन को बताना क्या है? वेट बताना है, किसमें? ग्राम में। कितना ग्राम रेजिडुअल बचा हो? रेजिडुअल CaO सॉलिड का ही होगा, क्योंकि CO2 तो इवेलुएट हो चुकी होगी, चल निकल चुकी होगी कंटेनर से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मोल्स का अपने पास फॉर्मूला होता था मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास को अपन नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई CaO का मोलर मास कितना होता है? 56। 40 Ca का और O का 16, 40 प्लस 16 56। तो ये अपने पास आ जाएगा 280 ग्राम रेजिड्यूअल। क्लियर है? अब इतनी बात क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एट 1 atm 273 केल्विन। ये अपन को स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है STP की, ऑन ईटिंग 16.8 ग्राम MgCO3 सॉलिड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखना कि अपन अपनी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कि यहाँ पे अपन को दे रखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व एट टेम्परेचर हीटिंग विद MgCO3, ठीक है। जो ये MgCO3 है, ये क्या है?
ये कार्बोनेट है और किसका कार्बोनेट है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये वाले होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो इनके कार्बोनेट्स होते हैं उनको हीट करने पे वो अपन को क्या प्रोडक्ट देते हैं? एक तो उसी मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे अपन को ये कार्बोनेट दे रखा है Mg, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा? उसी मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्रोडक्ट साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे अपन को गिवन डेटा क्या है? 16.8 ग्राम MgO दे रखा है अपन को। 16.8 ग्राम अपन को दे रखा है और अपन को पूछा क्या है कि CO2 की वॉल्यूम बतानी है, अपन को इसकी बतानी है। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखते हैं क्या है? 1 1 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट मास से अपन नहीं कर सकते, किससे कर सकते हैं? मोल्स से। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास कितना है अपन को और इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास होगा 84। कैलकुलेट करके देखना आप, तो अपने पास आएंगे 0.2 मोल। अब ध्यान ये देना, एक मोल MgCO3 से एक मोल CO2 बन रही है, तो 0.2 मोल से कितनी बनेगी? 0.2 मोल ही बनेगी। और मोल को वॉल्यूम में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 22.4 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4, तो ये अपने पास आ जाएगा 4.48 लीटर CO2 एट STP। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व करके देखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को गिवन है व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमरेज entirely to polythene, the weight of polythene formed as per the equation। मतलब ये अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपन को इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन। और वो गिवन इक्वेशन क्या है? NC2H4 gives CH2CH2N। ठीक है, ये अपन को गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है। पूछा क्या अपन को? इसका मास पूछा है कि इसका वेट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से अपन स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं। इसकी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है? इसका और इसका। इसका तो 1 है और इसका n है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने मान लो कोई सॉलिड लिया, ठीक है, और ये कंटेनर बंद है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई सॉलिड लिया, इससे मैंने कुछ प्रोडक्ट फॉर्म किया। एक आगे अपन लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में अपन क्या देखते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मतलब ये कहीं जा थोड़ी रहा है या प्रोडक्ट कहीं उड़ थोड़ी रहा है, गैस थोड़ी बन रही है। मतलब जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है अपन को? 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमरेज दे रखा है अपन को, ये 100 ग्राम। और इसका पूछा तो ये भी 100 ग्राम होगा। और कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है तो अपन डायरेक्ट इसका बता सकते हैं 100 ग्राम। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। बट वहीं अगर वो अपन से मोल पूछ लेता तो अपन चलते हैं अंधेरे में। अगर अपन को ये इक्वेशन दे देता NC2H4 और ये पॉलीथीन C2 सॉरी CH2N। ठीक है, और अपन से पूछ लेता मोल किसके, इसके मोल्स क्या होंगे बताओ।
तो अपन कैसे बताएंगे? सबसे पहले अपन मोल्स निकालेंगे। मोल्स में देखेंगे 100 ग्राम अपन को गिवन मास था अपॉन यहाँ पे 28 से डिवाइड कर देंगे, इसका जो मोलर मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स और यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक जो रेशियो था कोफिशिएंट का वो क्या था n, और यहाँ पे 1, मतलब n से बन रहा है 1, तो 1 से कितना बनेगा 1 अपॉन n, तो 100 अपॉन 28 मोल से कितना बनेगा 1 अपॉन n मल्टीप्लाई 100 अपॉन 28। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 100 अपॉन 28 n मोल्स। तो अपन ऐसे मोल्स भी कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस produced at STP on heating 20 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, अपनी इक्वेशन है अपने पास KClO3, इसको जब अपन ने हीट किया तो वो अपना बनेगा, एक तो KCl बनेगा और एक O2 गैस बनेगी। ठीक है, और ये सॉलिड। यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी है, स्टोइक्योमेट्री देखने से पहले भी क्या करनी है, जो केमिकल रिएक्शन अपन यूज कर रहे हैं क्या वो बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो इसको कैसे इक्वल करेंगे, इधर 3 हो जाएंगे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, इधर ये K2 और इधर K1, तो इधर भी 2 कर दिया, इधर Cl2, इधर भी Cl2। ठीक है, अब अपन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं 2 2 3, मतलब इसके 2 मोल से इसके कितने O2 के कितने मोल्स बनेंगे 3, तो इसके 1 मोल से O2 के कितने मोल्स बनेंगे 3/2। सिंपल है ना ये तो। अब अपन यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को गिवन है 24.5 ग्राम KClO3 अपॉन इसके मोलर मास से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। 0.1 मोल से कितना बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई 0.1 मोल O2 विच इज 3/20 मोल। मोल से अपन को पूछा क्या वॉल्यूम बतानी है एट एसटीपी किसकी O2 की, तो मोल से वॉल्यूम बताने के लिए मल्टीप्लाई 22.4, तो वॉल्यूम आ जाएगी 3/20 मल्टीप्लाई 22.4, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 3.36 लीटर। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, और आगे अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। यहाँ पे ये बात कर रहा है एट फिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर रखा हो और एक इक्वेशन दे रखी है इसमें SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस। ठीक है, इसके अंदर इसने इसकी वॉल्यूम दे रखी है 100 ml और इसकी वॉल्यूम अपन को पता करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1, हाफ और 1, मोल्स से भी कर सकते थे, वॉल्यूम से भी कर सकते थे और नंबर से भी कर सकते थे इनको कंपेयर। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की तो इसके एक वी से इसका कितना बन रहा है हाफ वी, और इसका एक कितना बनेगा, इसका तो 1 वी बनेगा अगेन, तो इसके 100 ml वॉल्यूम से इसकी कितनी वॉल्यूम बनेगी 50 ml, और इसकी कितनी बनेगी अगेन 100 ml। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट वॉल्यूम बता सकते थे, और अगर वो अपन से वॉल्यूम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन पूछ लेते, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम पूछ लेता, चेंज इन वॉल्यूम, तो अपन वो भी बता सकते थे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कर देते, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी 100, 100, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, तो अपने पास आ जाता -50। क्या वॉल्यूम माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, बट यहाँ पे अपन को चेंज इन वॉल्यूम पूछा और चेंज इन वॉल्यूम माइनस में हो सकती है, और माइनस किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। क्लियर है, आगे चलता है।
आगे अपन को अगेन अपने पास एक एग्जांपल है, टू गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O। ठीक है, इसके अंदर वो आपको इसकी 100 ml वॉल्यूम दे देता और आपको इसकी कैलकुलेट करने को बोल देता इसकी क्या वॉल्यूम होगी। आप बहुत आसानी से कर देते हैं। 100 ml से कितनी बन रही है? 100, एक सेकेंड, हाँ, 100 ml से 100 बन रही है। ऐसे कर सकते थे ना? हाँ, कर सकते थे। ऐसे करते ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है। अपन वॉल्यूम तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड गैस की बात कर रहे हो। एक गैस की वॉल्यूम को एक गैस की वॉल्यूम डायरेक्टली लिक्विड से की वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते। मतलब फिर से समझना एक बार। इसकी वॉल्यूम वो दे देता 100 ml और इसकी वॉल्यूम पूछता, तो अपन वॉल्यूम से रिलेट करते इसका 1V, इसका हाफ V और इसका 1V। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपन वॉल्यूम कंपेयर कर लेते, ये होगी तो अपन इजीली बोल सकते थे इसके 100 ml बन रहे हैं, तो इसके 1V से 1V बनता है, तो 100 ml से 100 ml बनेगा। और ऐसा करते ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एक गैस के वॉल्यूम को डायरेक्टली लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते हैं, बट मोल्स को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 मोल होता तो ये हाफ मोल हो जाता और ये 1 मोल सॉरी, अगेन 1 मोल हो जाता। मोल्स को कंपेयर कर सकते हैं अपन गैस और लिक्विड के, बट डायरेक्टली किसी भी गैस की वॉल्यूम को लिक्विड की वॉल्यूम से कंपेयर या रिलेट नहीं कर सकते। मोल्स को अपन कर सकते हैं। मोल्स के केस में अपन किसी के भी मोल्स कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड के भी कर सकते हैं, लिक्विड से गैस के भी कर सकते हैं और गैस से सॉलिड के भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने एक अपना पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इतना लिख लेंगे और इसके बाद में अपन चलते हैं अंधेरे में। एक बात करते हैं अंधेरे में। अगर अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सीख लिए हैं तो अपने पास एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन में अपन को दे रखा है N2 प्लस CH2 गिव्स 2NH3 गैस। इसके मोल्स अपन को दे रखे हो 6 मोल, इसके भी मोल अपन को गिवन हो 6 मोल और इसके मोल्स पूछ लेता, तो अपन कैसे करेंगे? भैया आपने बता दिया है हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखेंगे। सबसे पहले इसके 1 मोल से इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। ठीक है, तो सबसे पहले N2 से देखते हैं। इसके 1 से इसके कितने बन रहे हैं? 2। N2 के 6 मोल से इसके कितने बनेंगे? डबल बनेंगे, मतलब 12 मोल। ठीक है, अपने पास आंसर आ गया। रुको रुको, नहीं आया, मैं आपको बोल रहा हूँ इससे निकाल के देखो। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, इससे भी निकाल लेते हैं। 3 से बन रहे हैं 2, 3 से बन रहे हैं 2, तो 1 से कितने बनेंगे? 2/3। तो 6 मोल से कितने बनेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 6 विच इज 4 मोल। हमने तो ना निकाल लिया आंसर। क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं है। अपन इससे आंसर निकालेंगे या इससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे? अब हम लटक रहे हैं, ठीक है। और जब भी अपन लटक रहे हो तो अपन को किसको याद करना है? LR को। लटक तो वैसे भी रहे, LR को क्यों याद करेंगे? अरे मेरा मतलब LR से लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है। इजी तो होता है लेकिन होता क्या है वो भी बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं पहले। इट इज द reagent which is consumed earlier in a
रिएक्शन, मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी नहीं आई उसको अपन आगे देख लेंगे। एक बार पहले पॉइंट लिख लेते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखेंगे वट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलआर। मतलब जो भी अपना रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके बेसिस पे होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखते हैं अदर रिएक्टेंट लेफ्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट्स। ठीक है, समझ में आ गए? नहीं आए तो क्या करेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, समझते हैं अपन। एक सेकंड देना। अपने पास एक रिएक्शन थी अपनी N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। सबसे पहले बात करते हैं, अगर दो रिएक्टेंट्स के अपन को, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के अपन को अगर मोल्स गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो अपन को सबसे पहले उन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है कि उन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो अपन जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इससे बनेगा और वही अपना सही प्रोडक्ट होगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये आता है अपना, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। जैसे अपन ने मान लिया कि लेट सपोज अपना ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अगर ये एलआर लेते हैं अपन, है या ना है वो मैं नहीं बता रहा अभी, बस इतना ही बता रहा हूँ कि मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही अपना सही प्रोडक्ट होगा। और ये लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में खत्म हो जाता है लास्ट में, और जो बच जाता है वो होता है एक्सेस एक्सेस रिएजेंट। अब जो खत्म हो गया मतलब वो कम होगा, मिनिमम होगा, उसकी क्वांटिटी मिनिमम होगी, इसीलिए वो खत्म हुआ होगा, और वही अपना एलआर है। उसी के बेसिस पे अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री या फिर उससे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या लिखा अभी, इट इज द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन। हाँ, जो कम होगा वो पहले खत्म हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में अपन देखा था वट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलआर। अपना जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अपन एलआर से ही फॉर्म करेंगे। तीसरे पॉइंट में अपन देखा था अदर रिएक्टेंट्स लेफ्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो रिएक्टेंट अपने पास बच रहे थे उनको अपन नाम देते थे एक्सेस रिएजेंट्स। अब एलआर के बारे में हमें बातें तो पता है, पर हम एलआर को कैसे पता करें वो बता दो, बस बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, वो भी बता देते हैं। हेडिंग में लिखेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बट आइडेंटिफिकेशन करने से पहले अपन अपना एक सेल्फ सपोर्टिंग पॉइंट बनाते हैं। सब आजकल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें भी पता होना चाहिए कि हम कब एलआर को यूज करेंगे और एलआर से क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, यह सेल्फ सपोर्टिंग पॉइंट अपनी खुद की हेल्प करने के लिए बनाया हुआ पॉइंट। इस पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, व्हेन अमाउंट। अब अमाउंट क्या, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकती है, और मोल भी हो सकता है। जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स की अपन को गिवन हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो अपन क्या करेंगे, उस टाइम अपन यूज करेंगे एलआर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और जो भी अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके बेसिस पे होगा, एलआर के बेसिस पे।
ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट। क्या राइट है, सबसे पहले अपन करेंगे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, लिख ली। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अपन डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे मोल ऑफ रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा के होंगे ना, उनमें से जैसे एक की बात कर रहे हैं तो मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। जब अपन ये डिवाइड करेंगे तो जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी वही अपना होगा उस रिएक्शन का एल आर। ठीक है, समझने के लिए अपन अगेन एक रिएक्शन लेके ही समझता है। वही अपनी रिएक्शन N2 प्लस CH2 गिव्स 2NH3। अपन अपने पास इसके भी गिवन मोल, इसके 10 मोल दे रखे हैं, इसके 10 मोल दे रखे हैं, इसके पूछ लिए। कैसे करेंगे अब अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री इस रिएक्शन की। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, तो अब स्टोइकियोमेट्री में लिखेंगे 1 3 2। अब दोनों के पता है तो दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, बट अब इस केस में अपन को लटक रहे हो तब किसको याद करना है, एल आर को। तो अपन दोनों का रेशियो का वो डिवाइड करके निकालेंगे, जो अपने मेथड देखा। कैसे निकालेंगे, गिवन मोल्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसके गिवन मोल कितना है, 10। 10 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 3 3। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो सबसे कम वैल्यू आएगी, कम किसकी वैल्यू है, इसकी, मतलब लीस्ट वैल्यू। और लीस्ट वैल्यू क्या होती है, एल आर। मतलब यही तो पहले खत्म होगा ना, जिसकी वैल्यू कम हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अरे ठीक है, फिर से लिखनी होगी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसके अंदर मेरे को पता चल गया कि मेरा ये एल आर है, ये मेरी स्टोइकियोमेट्री है 1 3 2। मतलब अब मेरे को इसके मोल्स पता करने होंगे, तो मैं कैसे करूंगा, इसके 10 मोल्स थे, इसके भी 10 थे, इसके भी निकालने थे। मतलब अब मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री को काम में लूंगा। इसके 3 से इसके कितने बन रहे हैं, 2। तो इसके 1 से इसके कितने बनेंगे, 2/3। तो इसके 10 मोल्स से इसके मोल्स कितने बनेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड n विच इज 20/3। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इसके मोल्स। और ये मोल्स कैसे आए, एल आर को यूज करके। ऑन द प्रोडक्ट किससे फॉर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एल आर। अब इसके 3 से इसका 1 बन रहा है, तो इसके 1 से इसका कितना बनेगा, 1/3। तो इसके 10 से इसका कितना बनेगा, 1/3 मल्टीप्लाइड 10, मतलब 10/3। मतलब इतना ये काम में ले चुका होगा, तो पीछे कितना बचा जाएगा, 10 माइनस 10/3। तो ये बचेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अपन एल आर की भी बात कर ली। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर इसने अपन को पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 ऑब्टेन्ड व्हेन कितने ग्राम ऑफ P4 रिएक्ट्स विथ 1.92 ग्राम O2। ठीक है, अपन को मास ऑफ PO4 बताना है, P4O10 सॉरी। तो अपने पास रिएक्शन है P4 solid plus 5O2 solid gives P4O10 gas। अब सबसे पहले अपन डायरेक्ट मास से नहीं करेंगे, अपन मोल से करेंगे। इसके मोल्स निकालते हैं, 1.24 अपॉन P4 का जो मोलर मास होगा वो हो जाएगा अपना 124, 0.01 मोल। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसके कितने मोल्स होंगे, 0.01 मोल। O2 के कितने मोल्स होंगे यहाँ पे दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1.92 ऑन
O2 का मोलर मास कितना होता है 16, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.06। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.06 मोल। इसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स में मोलर मास का अब मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। हमको मोलर मास पूछा है, जब अपन मोल्स निकाल लेंगे तो P4O10 के मोलर मास को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वेट आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के मोल्स गिवन है, अपन को क्या डिसाइड करना है, एल आर डिसाइड करना है। एल आर कैसे डिसाइड होता है, 0.01 मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका कितना है 1। इधर कितना है, इसके मोल्स कितने हैं इस केस में 0.06 अपॉन 5। मतलब अपन इनको डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही होगा अपना मोल। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.012 के समथिंग आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0.01। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। तो मतलब अपना एल आर डिसाइड हो गया, एल आर अपना P4 है। P4 के एक मोल से P4O10 के कितने मोल बन रहे हैं, एक। 0.01 मोल से कितने बनेंगे, 0.01 मोल। मोल में मोलर वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वेट आ जाएगा, और वेट क्या होगा इसका 0.01 मल्टीप्लाई P4O10 का जो मोलर मास होता है वो होता है 284। आप कैलकुलेट करके देखना, 284 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.84 ग्राम आ गया। और अब मैं ये कितना बचा वो भी बता सकता हूँ, कैसे। एक मोल से इसके बने 5, एक से 5 फॉर्म हो रहा है, एक से 5, तो 0.01 से कितने होंगे 0.05। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इतने तो इसने काम में ले लिए, 0.06 से माइनस 0.05 बचा कितना, रिमेनिंग कितना रहा 0.01 मोल O2 रिमेनिंग, ये बचा हुआ है। और इसमें अगर मैं मोलर वेट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा 32। ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना होता है 32, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 0.32 ग्राम ऑक्सीजन रिमेनिंग, क्योंकि ये एक्सेस में था। ये अपनी सारी बातें हो गई स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन अपने टॉपिक पे चलेंगे, वो अपना है परसेंटेज यील्ड।